मैं अरविंद गोस्वामी आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज जो है आईडीटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। समुदाय की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ कम्युनिटी। रोल ऑफ कम्युनिटी क्या है, समुदाय की भूमिका क्या है। पुनर्वास प्रक्रियाएं जो होती है इसमें कम्युनिटी का क्या रोल है। कम्युनिटी हम किसको कह सकते हैं, किसको कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जहां पर निवास करता है उसके आस पड़ोस के लोग, सारे लोग मिलकर के एक कम्युनिटी, एक समुदाय का निर्माण करते हैं। उनका बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान लगभग एक जैसा होता है। आज के दौर में जितना तेजी से शहरीकरण हो रहा है, आधुनिकताएं जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, फेस्टिवल्स भी अलग हो सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े हम महानगरों में जाते हैं तो विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग किसी एक मोहल्ले में निवास करने लगते हैं, तो उनका अलग अलग फेस्टिवल होता है, अलग अलग रहन सहन होता है, खान पान भी अलग हो जाता है। लेकिन प्रायः हम समुदाय को इसी से परिभाषित करते हैं कि एक जैसा कल्चरल व्यवहार, बोली, भाषा, पहनावा, सारा कुछ एक जैसा होता है। तो वहाँ के आसपास के लोग, जियोग्राफिकल भी उनका एक जैसा होता है, तो वे एक समुदाय का निर्माण करते हैं, एक परिवेश बनाते हैं। तो उनका भी अहम रोल होता है। कहीं पर भी दिव्यांग बच्चा जो होता है किसी परिवार में, तो परिवार का तो रोल है ही, हम अभी तक परिवार का रोल समझ रहे थे। अब समुदाय का भी रोल होता है। आपको लगेगा कि समुदाय क्या, उससे क्या लेना देना है, लेकिन है। हम मान ले रहे हैं कि वैसे जगह पर निवास कर रहे हैं जहाँ पर यह हो सकता है कि हमारा मोहल्ला या गांव टोला छोटा हो, 10-20 घर निवास करते हों। ऐसा भी हो सकता है प्रायः कि उनमें दिव्यांग जन न हो, कोई बच्चा या बुजुर्ग दिव्यांग न हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जहाँ पर नहीं होगा, उस कंडीशंस में वहाँ के लोग दिव्यांगता क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, क्या परेशानियां हैं, तो इस सब के बारे में वे लोग नहीं जान पाएंगे। क्योंकि नज़दीक से जो देखते हैं वही महसूस कर सकते हैं। तो सबसे नज़दीक किसी व्यक्ति के परिवार रहता है, तो उस परिवार का रोल होता है, उसके सुख दुख परेशानी को समझता है, उसकी आवश्यकताओं को समझता है, उसका नैदानिक उपाय करता है। लेकिन समुदाय का भी एक रोल होता है, क्योंकि जिस कम्युनिटी में जहाँ पर आसपास में कोई दिव्यांग बच्चा है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो उसकी समस्याएं क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसके एड्स क्या हैं, समाज में उनका स्थान कैसा है, ये सब कुछ वहाँ के लोग कुछ नज़दीक से देखते हैं, उसको समझते हैं, महसूस करते हैं। तो उनकी भी एक भूमिका होती है। हम जो RPWD एक्ट बना हुआ है, पहले से PWD एक्ट था, तो इसमें बहुत सारे कानूनी प्रावधान किए गए हैं। लेकिन कानूनी प्रावधान का मतलब तब रह जाता है कि जब हम उसका पालन करते हैं।
अगर उसको हम तोड़ने पर ही आमादा होंगे तो प्रक्रियाएं बहुत लंबी होगी, पेचीदा होगी। तो कानून को ध्यान में रखते हुए और दिव्यांग जन की कंडीशंस को देखते हुए हम समाज में उनको बहिष्कृत नहीं कर सकते हैं, उनके परिवार को बहिष्कृत नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये समाज की जिम्मेवारी है, समुदाय की जिम्मेवारी है कि उस परिवार को, उस व्यक्ति को समाज के साथ लेकर के हम चलें। समाज में कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, सभासद, ग्राम प्रधान या सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य जो भी हैं, सबको एक साथ ले करके उनको जागरूक करके हम समाज को जागरूक कर सकते हैं कि वो भी हमारे समाज के हिस्सा है, हमारे कम्युनिटी के हिस्सा है, और बराबरी की उनकी भागीदारी है, पूर्ण भागीदारी है। आपको भी वोट देने का अधिकार है, एक ही वोट का वैल्यू है, और जो दिव्यांग जन है, 18 साल से अधिक उम्र है, तो उनको भी वोट देने का अधिकार है, आपके बराबरी का अधिकार है। RPWD एक्ट, संविधान हमारा उनको हमारी बराबरी का दर्जा दिया है, कहीं से भी वो कम नहीं है, बल्कि वो विशेष हैं, उनको हम विशेष सहायता दे सकते हैं, सरकार विशेष स्कीम्स उनको दे सकती है कि वो आत्मनिर्भर हो सके, समाज में यथोचित स्थान उनको मिल सके। तो सबसे पहले है जागरूकता का निर्माण। जागरूकता का निर्माण में हम अपने स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनका समायोजन कर सकते हैं। हमारे स्थानीय जो भी प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, विधायक, सबको हम साथ में ले सकते हैं समय समय पर, और जब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाता, जब तक कि यहाँ उस व्यक्ति के वातावरण को जागरूक न करके, जिससे कि आगे वाले दिव्यांग को समुदाय स्वतः ही रास्ता दिखा सके एवं समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर कर सही राह दिखा सके। समाज में जो विभिन्न भ्रांतियां हैं उसको दूर करना हमारा ही कर्तव्य है, उस समुदाय का कर्तव्य है कि जो उपलब्ध सुविधाएं हैं कैसे उन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज को जागृत होना होगा, संपूर्ण समाज को आगे आना होगा, और तभी इसका लाभ उस व्यक्ति के साथ साथ, अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी दुख में रहता है, तो सही मायने में हमारा सुख किसी काम का नहीं है, हम सब दुखी हैं, अपना सुख किसी काम का नहीं है। जब तक सामाजिक हित न हो, यह पड़ोसियों का कर्तव्य है। हम अपनी पश्चिमी सभ्यता का शिकार होते जा रहे हैं। हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। आसपास का पड़ोसी से तो हर दिन का नाता है, रिश्ता है। हमारे जो रिलेटिव है वो दूर के हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी नजदीक होते हैं, उनसे अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। और पड़ोसियों का भी कर्तव्य है, सारे लोगों का कर्तव्य है कि हम एक उच्च कोटि के समुदाय का निर्माण करें, जो कि एक आइकॉन बन सके। रेडियो, टीवी, नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बैनर, पोस्टर, कार्यशालाएं, कैंप, आंगनबाड़ी, इन सब के माध्यम से भी हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजन कर सकते हैं और जागरूकता कार्यक्रम हम चला सकते हैं।
और दिव्यांगता के क्षेत्र में जो कार्यरत लोग हैं उनको भी पुरस्कृत करेंगे तो उनमें भी काम करने का जज्बा बढ़ेगा और अन्य लोग भी उनको अपना आइकॉन समझेंगे कि नहीं, यह व्यक्ति विशेष क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो पेशेवर का भी हम सम्मान कर सकते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में अभिभावकों और आम व्यक्ति को जागरूक करेंगे। मानसिक मंद व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार से उनकी मदद करनी होगी, उनको स्किल्स डेवलपमेंट करना होगा ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। उन्हें मौका शिक्षण और प्रशिक्षण में हमें देना होगा। जो वैज्ञानिक तरीके हैं और तकनीकें हैं उनका हम उपयोग करेंगे जिससे मानसिक मंदता का प्रभाव को कम किया जा सके। इसमें सामाजिक और आर्थिक योगीकरण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। मानसिक मंद व्यक्ति को सही प्रकार से एकीकरण और समाजीकरण के लिए अभिभावक गण और सामान्य लोगों को सही तरीकों के कारणों के बारे में लोक शिक्षा के द्वारा रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रोकथाम आवश्यक है, प्रारंभिक पहचान सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में हम उनकी परेशानियों को समझ पाते हैं। उनकी परेशानियों को इग्नोर न करें। कोई बच्चा किसी समस्या से जूझ रहा है तो वो अपनी खुशी खुशी नहीं जूझ रहा है, बल्कि वो समस्याएं हैं जिससे उनकी दैनिक कार्य, दैनिक गतिविधियां प्रभावित हैं, तो उनको नज़रअंदाज हम नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेज में पता जब हमें लगेगा तो सही उम्र के साथ साथ उनको सही प्रशिक्षण, कौशल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रम में समस्याएं क्या हो सकती हैं? अधिकतर व्यक्ति जो है मानसिक मंदता के प्रति कम ध्यान देते हैं। ऐसे मानसिक मंदता से जुड़े जो पेशेवर हैं उनको और चौकन्ना रहना होता है, क्योंकि HIVI बाकी सब जो लोकोमोटर दिव्यांग बच्चे हैं उनकी पहचान सही मायने में होती है, लेकिन मानसिक मंद बच्चे का शोषण कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि वे किसी काम को धीरे धीरे कर सकते हैं, उनमें गति काफी तीव्र नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं कि उनका शोषण भी करते हैं। बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है कि कार्य की कम गति के कारण उनका मजदूरी में काफी अंतर कर दिया जाता है। उनको जो दैनिक भत्ता देय होना चाहिए उसमें भी लोग कटौती करने लग जाते हैं। तो समाज में मानसिक मंदता के प्रति कुछ विशेष जागरूकता पैदा करना होगा। लोग ये भी समझ जाते हैं कि मानसिक मंद है, कुछ कर नहीं सकता है। नहीं, वो करेगा। हम उसको प्रशिक्षित करेंगे तो माइल्ड जो व्यक्ति है, अल्प है, सामान्य से थोड़ा सा कम है, वो बहुत सारे कार्यों को अच्छे ढंग से कर सकता है, भले उनमें गति कुछ कम हो सकती है किसी कार्य के प्रति। इन समस्याओं के समाधान के लिए और जन जागृति के कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देना होगा? लक्षित जनसंख्या, जो जनसंख्या जहां पर हम जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें हम देखेंगे कि शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, अशिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, परिवेश जो है वो ग्रामीण है या शहरी है। ऐसे संदेशों या विशेष संदेश के बारे में निर्णय लेना चाहिए जिसका हम सुविधाजनक तरीके से संचार कर सकें। उस समुदाय के भाषा बोली जो मातृभाषा होती है उसी को ध्यान में रखते हुए हम
विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उनको चलाएंगे। संदेश का संचार करने का निर्णय लेने के बाद उन तरीकों का चयन करेंगे जिसके द्वारा संदेशों का हम प्रचार प्रसार कर सके। ये कैसा हो सकता है? दृश्य श्रवण, ऑडियो विजुअल हो सकता है, या केवल ऑडियो सिस्टम से ही हम उसका प्रचार करेंगे, या कोई पंपलेट वगैरह जो भी हो सकता है। तो वह हम नुक्कड़ नाटक जो भी प्रोग्राम है उस जनसंख्या और उसके परिवेश को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी कर सकते हैं। गाना, रेडियो सामग्री, इश्तिहार, पोस्टर, ये सब कैंप हम लगा सकते हैं। उस विशेष क्षेत्र में कैंप लगा करके भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। यह कैंप सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी लगाए जाते हैं। प्राथमिक पहचान, स्वीकृति और प्रबंधन के लिए उचित व्यवसायी के पास भेजना। जब मुख्य तौर पर रोकथाम या प्राथमिक पहचान या मैनेजमेंट के लिए हम जो उचित पेशेवर हैं उनके पास भेजेंगे। जागरूकता का निर्माण के कार्यक्रमों की सफलता और मानसिक मंद के अभिभावकों के सहयोग पर ही निर्भर करता है। इसमें क्या है कि पेशेवर या एनजीओ या सरकार अपने स्तर पर जो भी प्रचार प्रसार करती है, तो जो लोग हैं वो समुदाय के, उनको भी पॉजिटिव सोच रखना होगा, समय देना होगा। हम मान ले रहे हैं किसी एरिया में हम कैंप का आयोजन किए हैं, जो कैंप दिव्यांगता जागरूकता से संबंधित है, तो जब तक वहां के लोग शामिल नहीं होंगे, रुचि नहीं दिखाएंगे, तब तक हम उनको जागरूक नहीं कर सकते हैं। तो वहां के लोगों को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी हमारा कार्यक्रम सफल हो सकता है। उनका सहयोग, अभिभावकों का सहयोग, परिवार का सहयोग बिल्कुल जरूरी है। इसका मुख्य मकसद शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए ही सही मौका प्रदान करता है, जिससे कि वे समाज में एक उपयोगी और उत्पादक व्यक्ति साबित हो सके। जागरूकता के कार्यक्रम केवल अभिभावक एवं सामान्य जनता के लिए होता है। यह कार्यक्रम जो होता है अभिभावक और उस समुदाय के लोगों को लिए होता है। फिर हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, संसाधन संगठन विकास, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसके अंतर्गत हम कौन से कार्य को करते हैं? किसी संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को लागू करने के लिए संसाधन प्रदान करने वाले से संसाधन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह एक पर लागत प्रभावी तरीके से आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करने से संबंधित है। संसाधन जुटाना सही समय पर सही प्रकार से संसाधन प्राप्त करता है। हमें क्या चीज की आवश्यकता है, संसाधन हम कहां से उपलब्ध कराएंगे, उनकी लागत क्या होगी, तो ये सारा एक मैनेजमेंट हमें तैयार करना होगा। और संसाधन के विकास के बाद ही उसका सही उपयोग किया जा सकता है। सामुदायिक स्रोतों को संगठित करके ही सहायता ली जा सकती है। वहां के लोग हैं, उनका एक संगठन बनाएंगे। अगर कुछ संसाधन वहां पर भी उपलब्ध हैं तो वहां से भी हम ले सकते हैं। हमें ध्यान देना है कि समुदाय में जो संसाधन है उसी का ज्यादा व्यापक रूप से उपयोग करना है। हम मान ले रहे हैं किसी क्षेत्र में लीची की खेती हो रही है, लीची की बागवानी हो रही है,
तो जो दिव्यांग जन है उनको हम लीची के बारे में प्रशिक्षित करेंगे, न कि सेव के बारे में। वहाँ के जलवायु, वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ के खेती के बारे में हम समझा रहे हैं, या पशुपालन के बारे में समझा रहे हैं, उस क्षेत्र में कौन से जानवर पाले जाते हैं, गाय है, बकरी है, पोल्ट्री हो सकता है, क्या हो सकता है। तो उस समुदाय से ही हमें सारा निचोड़ निकालना है, उनकी आवश्यकता, उनकी डिमांड क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए, और बच्चे का स्किल, कौशल, जो स्किल होता है उसी के अनुसार हम डेवलपमेंट करेंगे। केंद्रीय स्तर पर समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय क्या करता है, नीति निर्धारण करता है, कार्यक्रम कार्यान्वयन करता है और अनुदान उपलब्ध कराता है। केंद्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की परिषद, निगम, विश्वविद्यालय ये सेवाएं, प्रशिक्षण, उपचार या कल्याणकारी योजनाएं इनके द्वारा प्रदान की जाती है। इन सब स्रोतों का संगठन हम कर सकते हैं। हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि उस विशेष क्षेत्र में कौन सी एनजीओ कार्य करती है, या यूनिवर्सिटियां हैं, उनके माध्यम से भी सरकार अनुदान देती है। जन कल्याणकारी योजनाएं क्या है, ये सब हम उसको ध्यान में रखेंगे। इनमें राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रमों का निर्माण एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। राज्य स्तर पर पब्लिक को संसाधन की सूचना उपलब्ध कराना, नीतियों और नियमों का निर्धारण करना। दूसरा है राज्य स्तर पर क्या होता है कि केंद्र स्तर की जो योजनाएं होती हैं उनके कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया हम निर्धारित करेंगे। राज्य स्तर पर जो संसाधन है, जो सुविधाएं उपलब्ध है, उनकी सूचना हम समुदाय तक पहुंचाएंगे। इसमें समाज कल्याण विभाग की प्रमुख भूमिका होती है। जो जिला स्तर पर समाज कल्याण अधिकारी हमारे राज्य स्तर पे काम करते हैं, इनका क्या कार्य होता है कि जिला दिव्यांग कल्याण विभाग या पुनर्वास केंद्र जो जिला स्तर पर चलने वाला है, शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सब कार्य जो है विशेष बच्चों के लिए जिला स्तर पर दिव्यांग कल्याण विभाग इस क्षेत्र में बच्चों का शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं या वित्तीय संसाधन, उनसे संबंधित एड्स जो होते हैं, उपकरण, उसको उपलब्ध कराया जाता है। खंड स्तरीय क्या है, यानी प्रखंड स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, इस स्तर पर बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता नियुक्त किए जाते हैं जो ग्रामीण पुनर्वास कर्मियों को कार्यक्रम संबंधी मार्गदर्शन एवं जानकारी प्रदान करते हैं। प्रखंड स्तर पर भी पुनर्वास कार्यकर्ता सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर क्या है, ग्रामीण पुनर्वास कर्मी होता है जो दिव्यांगों को निश्चित करता है उनके लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। तो वो अपने ऊपरी स्तर से ग्राम पंचायत से विकास खंड समिति, जिला परिषद, ग्रामीण शिक्षा समिति या जिला स्तर पर जो है उन तक सारी सूचनाएं मुहैया कराई जाती हैं और दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो कौन कौन सी सेवाएं हो सकती हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है इसके माध्यम से, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से, सरकारी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके माध्यम से, या किसी क्षेत्र में क्लब है
ग्राम प्रधान स्तर से, प्राथमिक विद्यालय स्तर से या समाज सेवी संगठन हैं, उनके स्तरों से निःशक्तों की सेवा प्रदान की जाती है। अब आगे है पुनर्वास में समुदाय की भागीदारी क्या है। इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो सब समझ रहे थे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर कौन सी समितियां हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी रिहैबिलिटेशन, इसमें समुदाय की सहभागिता बहुत आवश्यक होती है। आपसी समन्वय बनाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। वो समन्वय कैसा होता है, वो चेन कैसा होता है। दिव्यांग जन के परिवार, परिवार का समुदाय से संबंध, समुदाय का विभिन्न भ्रांतियां जो है, और विशेष बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ जो हैं, इनका क्या है कि समुदाय और परिवार के बीच जो गैप है उसको भरना, संवाद की जो कमी है उसको पूरा करना। तो वो एक चेन सिस्टम से काम करेगा। इसी से हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा की भावना ला सकते हैं, जो सोशल हित उस परिवार के प्रति, उस बच्चे के प्रति होता है। व्यक्ति की इच्छाओं का प्रतियोजन होता है। दिव्यांगों की भावनाओं, मूल्यों एवं लक्ष्यों को स्वीकार कर उन्हें समान अवसर एवं सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हम ऐसा माहौल तैयार करेंगे, जन जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, किसी तरह से उस समुदाय को जागरूक करेंगे कि वो समुदाय उस बच्चे से, उस दिव्यांग से कोई भेदभाव न करे, उनकी भावनाओं को समझे, उसके जीवन मूल्यों को समझे, उनके लिए जो अवसर हैं, जो सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध उन्हें कराई जा सके। जन सहयोग लेने के लिए सर्वप्रथम स्वयं मानसिक रूप से हमें उस समुदाय के लोगों को तैयार करना होगा। संस्था एवं संगठन के उद्देश्य क्या हैं, हमारे सरकार की नीतियां क्या हैं, उनके लिए कानूनी प्रावधान क्या है, हम कैसा कार्यक्रम कर सकते हैं, ये सब की संपूर्ण जानकारी हम उन्हें प्रदान करेंगे और सारे लोगों को भागीदार बनाएंगे। उनको जिम्मेवारी देंगे कि आपकी जिम्मेवारी है कि इस बच्चे के अधिकार के साथ कोई भी उसका शोषण न कर सके, चाहे परिवार ही क्यों न हो। उस परिवार का भी अधिकार नहीं है कि बच्चों का शोषण किसी स्तर पर हो। यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो नीति हो रहा है, कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, उसके आधार पर नीतियों का संशोधन होगा। हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे और संस्था को भी जो लाभ हानि हो रही है उसकी भी हम पूर्ण जानकारी देंगे। किसी संस्था के माध्यम से ये सर्वे कर रहे हैं, जन जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण जानकारी उन्हें देनी होगी, अधूरी जानकारी नहीं देनी होगी, नहीं तो विश्वास की कमी पैदा हो जाएगी। हमारा संगठन जो है वो विश्वास पे जब खरा नहीं उतरेगा तो लोगों में उसके प्रति नाराजगी उत्पन्न होगी, उदासीनता हो जाएगी, वैसे कार्यक्रम से लोग दूरी बनाने लगेंगे। तो सारा जो विवरण है वो हम उनको पूरी तरह से बताएंगे। समुदाय में कार्य करने के लिए निश्चित नीति क्षेत्र या प्रणाली पहले से निर्धारण करना
बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसका हम पहले से निर्धारण नहीं करेंगे। प्रत्येक समुदाय की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, उनका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। पुनर्वास की प्रक्रिया में समुदाय मुख्य रूप से कौन कौन भूमिका निभा सकते हैं? सुधारात्मक दृष्टिकोण, इसमें समुदाय की समस्याओं का आकलन करते हुए, उसके समाधान का आकलन करते हुए, उसकी समाधान की हम योजना बनाते हैं और प्रचार प्रसार के माध्यम से उसकी समस्याओं को, उनकी जटिलताओं का निदान हम समुदाय के सदस्यों की सहायता से समितियों के गठन के द्वारा ही करेंगे। हम समितियां उनमें बनाएंगे, उन समिति में वहां के लोग भी भाग लेंगे। योजना आमुखीकरण, समस्याओं के समाधान के लिए उनका प्रकार क्या है, उनका कारण को जानेंगे और उनका हम निदान का वैज्ञानिक तरीका ढूंढेंगे। इसमें कार्य को सीरियल वाइज से हम करेंगे। जो काम होगा वो सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। ये नहीं कि आज ये हम किए तो कल किसी दूसरे छोर पे पहुंच जाए। एक सिस्टमेटिक उसका सर्वेक्षण हम करेंगे, मीटिंग्स बुलाएंगे, अपने एनजीओ के बारे में जानकारी रखेंगे, संपूर्ण जानकारी रखेंगे कि हमारा एनजीओ कितने वर्षों से काम कर रहा है, क्या इसका रोल है, अब तक कितने लोगों को लाभान्वित करा चुका है, हमारा जो विशेषज्ञ हैं वो कैसे हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो कैसा है। तो सारी चीजों को हम रखते हुए, उस बच्चे का परेशानी, परिवार की परेशानी, समुदाय, सबको हित में रखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे और एक सिस्टमेटिक तरीका से हम योजनाओं को अंजाम देंगे। सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम की समस्याएं भी कुछ हैं। इसकी समस्याएं क्या क्या हैं? अज्ञानता और जागरूकता की कमी सबसे आड़े यही आती है। लोग सोचते हैं मंद बुद्धि के बारे में, तो और लोग सोचते हैं कि चलो अभी ऐसा हो गया, इसमें सुधार नहीं हो सकता है। अंधविश्वास है, अज्ञानता है, सही सूचना एवं मार्गदर्शक की कमी है। आज भी उचित ढंग के पेशेवर जितनी संख्या में हमारे देश में काम करने चाहिए उतने कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जन जागरण का जो कार्यक्रम हो रहा है, जनता तक सही सूचना नहीं पहुंच पा रही है, तो इसकी भी कमी है। गरीबी है, लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। ऐसा भी सोचते हैं कि अरे भाई हम चलो यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा समय देंगे, तब तक अपना कोई काम निपटाएंगे। पुनर्वास अवसरों की कमी, ऐसे अवसर बहुत कम चलाए जा रहे हैं। पुनर्वास केंद्रों की कमी भी है, रोजगार सुविधाओं की कमी है, गलत धारणाएं और सामाजिक कलंक है। लोग सोचते हैं कि चलो हमारा मैटर थोड़े है, जिसका बच्चा है वो समझेगा। लेकिन ये नहीं समझ सकते हैं कि कल को हमारे परिवार में भी दिव्यांग बच्चा हो सकता है, दिव्यांग व्यक्ति हो सकता है। जन्म से नहीं है, बहुत सारी दिव्यांगता है जो कभी भी हो सकती है। इससे व्यक्ति की आंखों की रोशनी कभी भी जा सकती है, सुनने की क्षमता कभी भी खो सकते हैं, उनका पैर हाथ ऐसा कभी भी एक्सीडेंटल केस में बहुत क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इन परेशानियों को हम लक्षित करके न रखें कि किसी विशेष परिवार का यह है। ये घटनाएं कभी भी किसी परिवार के साथ हो सकती है। तो ये सब है। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की कमी है। ज्यादातर लोग कृषि कार्यों में जुड़े हुए हैं हमारे देश के, और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं।
सामाजिक असंतुलन होता है। अधिकारों के लिए लड़ना, स्वयं की वकालत, सेल्फ एडवोकेसी। स्व वकालत क्या है? अपने और अपनी आवश्यकताओं के लिए बोलने की प्रक्रिया है। स्व वकालत व्यक्ति अपने स्वयं के संसाधनों के नियंत्रण में है और उन्हें कैसे निर्देशित किया जाता है, यह दूसरों द्वारा अनुचित प्रभाव या नियंत्रण के बिना जीवन के निर्णय लेने के अधिकार के बारे में है। अधिकारों के लिए लड़ना क्या है? दिव्यांग बच्चों के अधिकार के प्रति उनके अभिभावक, गैर सरकारी संस्थान इनके लिए कार्य करते हैं। जब भी इन व्यक्तियों को इनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तब इन्हें स्वयं के अधिकारों की वकालत करने की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वयं का वकालत में मानसिक मंद व्यक्ति का प्रभाव काफी कम माना जाता है। बाकी लोग तो लड़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मानसिक मंदता के लिए कमजोर पक्ष है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। इनके अधिकार में कोई भी रोक टोक, इनका शोषण नहीं कर सकता है, ऐसा एक्ट में है। लेकिन अगर कहीं पर इनका शोषण हो रहा है, तो जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा मानसिक मंद व्यक्तियों का, तो उनका हम सही से निदान नहीं कर पाएंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार जो है उसको हम समाज में रख सकते हैं, ताकि लोग जागरूक हो सकें और कोई न कोई उस बच्चे का मदद, उस व्यक्ति का मदद कर सके। तो ये हमें जन जागरूकता के माध्यम